राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शहर के अदरी नदी स्थित किशोरी कन्या उच्च विद्यालय में आज़ादी के अमृत उत्सव के अवसर पर बालिका जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव व पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने छात्राओं की समस्याओं को सुना और उनके प्रश्नों का जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया। जिला जज ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को दैनिक जीवन में आने वाली सामाजिक, शारीरिक, मानसिक परेशानियों के प्रति जागरूक करना है, ताकि किशोरियां अपने हक को और कानूनी लाभ को जान सके। इस दौरान छात्राओं ने दहेज प्रथा, सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, भ्रूण हत्या, समाज में लड़कियों के प्रति बरते जाने वाले भेदभाव, ससुराल में प्रताड़ना से संबंधित कई सवाल पूछे, जिसका न्यायाधीशों ने समुचित जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया। किस कैटेगरी से हो? अगर आरक्षित समूह से हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 और 2, ये इसके लिए क्लास 1 से ही स्कॉलरशिप की व्यवस्था। सर, मेरा कहना है, जो आप लोग बोलते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, न्यायाधीश में जाइए, न्यायालय में जाइए, न्याय मांगिए, ये ठीक है, हम भी मानते हैं। बट जब हम लोग न्यायाधीश में जाते हैं, न्याय मांगते हैं, तो हम लोग को न्याय मिलने में बहुत देर हो जाती है। ऐसा क्यों? जिस प्रकार कहा जाता है, जिस समय आग लगी है उसी समय पानी डालने में अच्छा लगता है। जब हम लोग को न्याय देर से मिलता है तो लोग बोलते हैं ये हो गया, वो हो गया, नहीं कुछ हुआ इसका। ऐसा देर क्यों हो जाता है सर हम लोगों को न्याय मिलने में? न्याय की एक प्रक्रिया होती है, और बच्चों के मामले में, बच्चों के प्रति जो यौन अपराध होते हैं, उनका जल्दी सुनवाई होता है, जल्दी निपटारा हो, इसीलिए पॉक्सो का विशेष कानून बनाया गया है। और विशेष उसी एडीजे लेवल के अधिकारी को विशेष न्यायाधीश बनाया जाता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी इसका न्याय कर सके। पॉक्सो का न्यायाधीश जो होता है और किसी केस को नहीं सुनता, सिर्फ पॉक्सो केस को देखता है। तो अगर आप लोगों के विरुद्ध कोई भी यौन संबंधी अगर अपराध होता है, छेड़खानी का मामला है, तो उसमें देर नहीं होती है। नियम है कि 1 वर्ष के अंदर उसका निष्पादन कर देना है, ऑडियंस संज्ञान लेने के बाद। तो आप देखेंगे क्योंकि कोरोना के चलते कुछ डिले हो रहा है मामलों में, अन्यथा जितने हमारे पास केसेज हैं 200 करीब, 200-250 करीब, उसमें 60 केसों का निष्पादन हो चुका है साल भर के अंदर। तब जबकि कोरोना के मामलों के चलते न्यायालय कार्रवाई थोड़ी बंद है, और उसमें 22 मामलों में सजाएं हुई हैं 60 में से। तो देर वहाँ नहीं होती। देर हो जाए, एक थोड़ा सा कारण ये है कि प्राय साल भर के अंदर निष्पादन केस का हो जाता है। दूसरी बात, अन्य मामलों में नहीं, केवल पॉक्सो के मामलों में और भी थोड़ा सा देर साल भर इसलिए लग जाता है, 6 महीने इसलिए लग जाता है कि कानून की एक प्रक्रिया है। पॉक्सो एक जघन्य अपराध है, सामाजिक अपराध है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कानून की एक मर्यादा है कि सबको सुनना है, आपको सुनना है, आपको, और जिसके विरुद्ध आपने आरोप लगाया है उसको भी सुनना है। इस कानून को बदला नहीं जा सकता है। सिर्फ इतना ही कानून विशेष बना दिया गया है कि जब आप कह देंगे कि उसने हमारे साथ छेड़खानी की है, तो यह विशेष कानून है, उसको साबित करना होगा कि हमने छेड़खानी नहीं की है। पहले का सिद्धांत क्या था? पहले सिद्धांत यह था कि अगर आप आरोप लगाते, जब पॉक्सो नहीं था तब, अगर आप आरोप लगाती हैं कि उसने छेड़खानी किया है, तो आप ही को सिद्ध करना था कि उसने छेड़खानी किया है। तो पॉक्सो विशेष कानून बनाकर के मूल जो परिवर्तन किया गया है कि अब उसी को सिद्ध करना है कि हमने छेड़खानी नहीं किया है। तो पहला तो आपको सुरक्षा दे दी गई है कि आपको केवल सच बताना है, झूठ नहीं बोलना है। उसके बावजूद भी उसे भी मौका दिया जाएगा ना कि तुम्हें क्या करना है। उसमें गवाही पेश करनी होती है, आपके तरफ से गवाही आएगी, उसके तरफ से आएगी। अगर कोई शारीरिक असॉल्ट हुआ है, मतलब इंजरी हो गई है, तो उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट देखा जाएगा। इसमें से सामान्यतः 5-6 महीने लग जाते हैं, 2 महीने चार्जशीट में लग जाते हैं, कुल मिलाकर के सामान्य परिस्थितियों में 5-6 महीने लग जाते हैं। जो आपने कहा कि जब आग लगी है उसी समय उसको बुझाना चाहिए, तो ये कानूनी प्रक्रिया में संभव नहीं है। उसके सुनवाई करने का एक नियम है, इसलिए 5-6 महीने तो लगेंगे। और अगर आप तत्पर रहे हैं तो निश्चित रूप से 5-6 महीने में केस का निष्पादन हो सकता है। पॉक्सो में देर नहीं होती है, और अगर कहीं देर हुई है तो उसमें कभी न कभी सामाजिक स्तर पर आप लोग भी देर करते हैं गवाही देने में। मेरा अपना अनुभव है कि
FIR में जिन पीड़ित जो बच्ची होती है, बच्चा जो होता है, उसको बुलाने में हमें उसको बार बार यहाँ तक कि कार्यालय से टेलीफोन करवाना पड़ता है और टेलीफोन नंबर लिखा रहता है उसका FIR पर। तो कई सिस्टम भी उससे दोषी है, उसको दूर कर दिया जाएगा। आप लोग के 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर जो भी अपराध का आपने केस किया है उसका निष्पादन हो जाएगा। दूसरी बात, आप लोग इस चीज़ को जान लें कि पॉक्सो में कोई भी अगर आपके प्रति अपराध होता है तो थाना जो है FIR करने से मना नहीं कर सकता है। अगर आप थाना FIR करने से मना कर रहा है तो वह अपराध की संज्ञा में आता है, तो थानेदार पर भी केस दर्ज हो सकता है। अगर थानेदार मना करता है केस करने से तो सीधे आप पॉक्सो कोर्ट में उपस्थित होकर के कंप्लेंट करिए कि हमारा केस वहाँ दर्ज नहीं हो रहा, हमारा ये केस है। तो कोर्ट खुद भी आगे प्रोसीड कर सकता है या FIR करने के लिए कर सकता है। आपने सुना होगा किसी मामले में अखबारों में कि 4 साल बाद, 5 साल बाद किसी रेप के केसेज में डिसाइड हुआ है मामला। कुछ विशेष कारण होते हैं उसमें डिले हो जाता है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसकी गवाही मत होती है, उसका ट्रांसफर हो गया होता है, तो उसको बुलाने में समय लग जाता है। वो एक कारण होता है, मेडिकल के गवाह होने में कारण हो जाता है। लेकिन फिर भी सामान्य केसेज में ऐसा नहीं होता, कुछ विशेष केसेज में होता है और समय अधिक नहीं लगता है और नहीं रहेगा, मैं आश्वस्त करता हूँ। क्योंकि आए दिन पेपर में आता है कि लड़कियां जल कर मर गई, या फिर जिसकी 4 बच्चियां हैं वो जहर देकर मार दी। सर, ये कहीं ना कहीं ये सारी समस्याओं का जड़ दहेज ही है। भ्रूण हत्या भी दहेज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी बच्चे को मारा जाता है दहेज के लिए ही मारा जाता है। सर, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है। दहेज मूलतः सामाजिक समस्या है, समझ लो, सामाजिक समस्या मतलब समझ में आ रही है। हम लोग अभी भी अपने समाज में जैसे कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो हम लोग समाज में उसको कहते हैं देखो ये चोर है, और पूरा समाज उसको हिराकत की नज़रों से देखता है कि ये चोर है। हम लोगों में अब तक इतनी जागरूकता नहीं आ पाई है कि हम लोग दहेज को भी उसी लेवल पे ले जाएं कि अरे देखो ये दहेज लिया, इस आदमी ने दहेज लिया है, ये कितना गंदा आदमी है। ठीक है, हम लोग अभी इसकी सामाजिक, जिसको कहते हैं, समझ लो, सोशल वर्ड जो है, सामाजिक स्वीकार्यता अभी तक बनी हुई है। न्यायिक रूप से दहेज में दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। ये सब लोग, आप लोग सभी बच्चे समझ लें, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी तौर पे अपराध है। अगर ये न्यायालय में साबित हो गया कि X ने या अमुक व्यक्ति ने दहेज लिया है अथवा दहेज दिया है, तो दोनों स्थिति में दोनों को सजा हो सकती है। ठीक है, अब समय है, आवश्यकता है कि आप बच्चे और आप बच्चों के माध्यम से आपके माता पिता सभी जागरूक हों, सभी अपने घर जाएं, सभी अपने घर में अपने भाई का जब विवाह होने लगे, जब हमारी बहन का विवाह होने लगे, तो अपने गार्जियन को समझाएं कि बिना दहेज के ही विवाह हो, दहेज ना लिया जाए। अगर दहेज वाली विवाह होगी तो मैं पीछे हट जाऊंगी, मैं पीछे हट जाऊंगा, तो धीरे धीरे आपके पेरेंट्स के ऊपर भी असर पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार हम लोग दहेज की कुरीति को सामाजिक तौर पे भी ख़त्म कर पाएंगे। जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, हम लोग लगातार आपके साथ हैं, कानून आपके साथ लगातार है। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि विवाह के मंडप पर जब लड़की को पता चला कि दहेज के लिए कोई व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है, लड़का वाला परेशान कर रहा है, तो वो लड़की शादी के मंडप से उठ करके चली गई और विवाह तोड़ लिया, और लड़के के परिवार वालों को, लड़के वालों को जो दहेज मांग रहे थे उनको जेल दे दिया गया। तो वो उस लड़की की बहादुरी है, वो उस लड़की का जो है वो डिटर्मिनेशन शो करता है। और कानून लगातार आपके लिए प्रहरी है, आप जो ही मुकदमा करते हैं कानून अपना काम करता है। कई दफ़े जैसा हमारे सर ने बताया कि होता ये है कि न्यायालय गवाही के आधार पर चलता है। ये सभी बच्चे आप लोग जान जाएं कि कोर्ट गवाही के आधार पर चलता है। इसको ऐसे समझो, अगर आप आएँ अपने क्लास में और अपने टीचर को कहें कि देखिए मैडम इसने मुझे मारा है, और आप सोचिए आप जो ही आरोप लगाएं किसी पे कि इसने मुझे मारा है और टीचर उसको पनिशमेंट दे दे, तो आपको भी बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि टीचर ने दूसरे बच्चे को नहीं सुना कि क्या उसने मारा है अथवा नहीं मारा है।
न्यायालय यही काम करती है और थोड़ी बहुत देरी इसीलिए होती है कि दोनों पक्ष को सुनना है। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप गलत आरोप किसी पर लगा दें, आपको मुझसे दुश्मनी हो, आप मुझ पे आरोप लगा दें गलत, और मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिले और मुझे सजा हो जाए, तो ये बात तो मेरे साथ भी तो अन्याय हो गया ना। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसीलिए दोनों पक्षों को सुना जाता है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय कोई फैसला करती है ताकि सही फैसला हो, न्याय हो। और दहेज के मामलों का जो आपका प्रश्न है, पुनः मैं कहता हूँ, ये सामाजिक कुरीति है, जहाँ आप जैसे बच्चे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो आप घर संसार को, अगल बगल के लोगों को जब आप जगाएंगे तो ये कुरीति निश्चित समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में दहेज का जो दानव है वो कम हुआ है और भी कम होगा, मेरा ये पूर्ण विश्वास है। नीचे से और नीचे हाँ। आने के बाद भी उनको शास्त्री लोग 4-5 महीने के बाद उनको मतलब मेरे पापा को लेकर चले गए। जो पैसा दिए लोग चाचे लोग उनको छोड़ दिया गया। तो उसमें पैसा क्यों है? क्या राय है? वाले पर पूछो अभी। सर एक और क्वेश्चन था, क्योंकि शौचालय घर घर में है, उसकी वजह से सारी लड़कियां बाहर जाती हैं। क्योंकि नाबालिग तो बालिग नाबालिग लड़कियों का भी रेप हो रहा है, 8 साल की, 10 साल की, उसमें न्याय की एक प्रक्रिया होती है और बच्चों के मामलों में बच्चों के प्रति जो यौन अपराध होते हैं उनका जल्दी सुनवाई होता है, जल्दी निपटारा हो, इसीलिए पॉक्सो का विशेष कानून बनाया गया है और विशेष उसी एडीजे लेवल के अधिकारी को विशेष न्यायाधीश बनाया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी इसका न्याय कर सके। पॉक्सो का न्यायाधीश जो होता है और किसी केस को नहीं सुनता, सिर्फ पॉक्सो केस को देखता है। तो अगर आप लोगों के विरुद्ध कोई भी यौन संबंधी अगर अपराध होता है, छेड़खानी का मामला है, तो उसमें देर नहीं होती है। नियम है कि 1 वर्ष के अंदर उसका निष्पादन कर देना है ऑडियंस लेने, संज्ञान लेने के बाद। तो आप देखेंगे क्योंकि कोरोना के चलते कुछ डिले हो रहा है मामलों में, अन्यथा जितने हमारे पास केसेज हैं 200 करीब, 200-250 करीब, उसमें 60 केसों का निष्पादन हो चुका है साल भर के अंदर। तब जबकि कोरोना के मामलों के चलते न्यायालय कार्रवाई थोड़ी बंद है और उसमें 22 मामलों में सजाएं हुई हैं 60 में से। तो देर वहाँ नहीं होती। देर हो गया एक थोड़ा सा कारण ये है कि प्रायः साल भर के अंदर निष्पादन केस का हो जाता है। दूसरी बात, अन्य मामलों में नहीं, केवल पॉक्सो के मामलों में और भी थोड़ा सा देर साल भर इसलिए लग जाता है, 6 महीने इसलिए लग जाता है कि कानून की एक प्रक्रिया है। पॉक्सो एक जघन्य अपराध है, सामाजिक अपराध है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कानून की एक मर्यादा है कि सबको सुनना है, आपको सुनना है, आपको और जिसके विरुद्ध आपने आरोप लगाया है उसको भी सुनना है। इस कानून को बदला नहीं जा सकता है। सिर्फ इतना ही कानून विशेष बना दिया गया है कि जब आप कह देंगे कि उसने हमारे साथ छेड़खानी की है, तो यह विशेष कानून है, उसको साबित करना होगा कि हमने छेड़खानी नहीं की है। पहले का सिद्धांत क्या था? पहले सिद्धांत यह था कि अगर आप आरोप लगाते, जब पॉक्सो नहीं था तब, अगर आप आरोप लगाती हैं कि उसने छेड़खानी किया है तो आप ही को सिद्ध करना था कि उसने छेड़खानी किया है। तो पॉक्सो विशेष कानून बनाकर के मूल जो परिवर्तन किया गया है कि अब उसी को सिद्ध करना है कि हमने छेड़खानी नहीं किया है। तो पहला तो आपको सुरक्षा दे दी गई है कि आपको केवल सच सच बताना है, झूठ नहीं बोलना है। उसके बावजूद भी उसे भी मौका दिया जाएगा ना कि तुम्हें क्या करना है। उसमें गवाही पेश करनी होती है, आपके तरफ से गवाही आएगी, उसके तरफ से आएगी। अगर कोई शारीरिक असॉल्ट हुआ है, मतलब इंजरी हो गई है, तो उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट देखा जाएगा। इसमें से सामान्यतः 5-6 महीने लग जाते हैं, 2 महीने चार्जशीट में लग जाते हैं, कुल मिलाकर सामान्य परिस्थितियों में 5-6 महीने लग जाते हैं। जो आपने कहा कि जब आग लगी है उसी समय उसको बुझाना चाहिए, तो ये कानूनी प्रक्रिया में संभव नहीं है। उसके सुनवाई करने का एक नियम है, इसलिए 5-6 महीने तो लगेंगे। और आप अगर आप तत्पर रहे हैं तो निश्चित रूप से 5-6 महीने में केस का निष्पादन हो सकता है। पॉक्सो में देर नहीं होती है, और अगर कहीं देर हुई है तो उसमें कभी न कभी सामाजिक स्तर पर आप लोग भी देर करते हैं गवाही देने में। मेरा अपना अनुभव है कि FIR में जिन पीड़ित जो बच्ची होती है, बच्चा जो होता है, उसको बुलाने में हमें उसको बार बार यहाँ तक कि कार्यालय से टेलीफोन करवाना पड़ता है और टेलीफोन नंबर लिखा रहता है उसका FIR पर। तो कई सिस्टम भी उसे दोषी है उसको दूर कर दिया जाएगा। आप लोग के 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर जो भी अपराध का आपने केस किया है उसका निष्पादन हो जाएगा। दूसरी बात, आप लोग इस चीज़ को जान लें कि पॉक्सो में कोई भी अगर आपके प्रति अपराध होता है तो थाना जो है FIR करने से मना नहीं कर सकता है।
अगर आप थाना FIR करने से मना कर रहा है तो वह अपराध की संज्ञा में आता है, तो थानेदार पर भी केस दर्ज हो सकता है। अगर थानेदार मना करता है केस करने से तो सीधे आप पॉक्सो कोर्ट में उपस्थित होकर के कंप्लेंट करिए कि हमारा केस वहाँ दर्ज नहीं हो रहा, हमारा ये केस है, तो कोर्ट खुद भी आगे प्रोसीड कर सकता है या FIR करने के लिए कर सकता है। आपने सुना होगा किसी मामले में अखबारों में कि 4 साल बाद 5 साल बाद किसी रेप के केसेज में डिसाइड हुआ है मामला, कुछ विशेष कारण होते हैं उसमें डिले हो जाता है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसकी गवाही मस्त होती है, उसका ट्रांसफर हो गया होता है, तो उसको बुलाने में समय लग जाता है, वो एक कारण होता है। मेडिकल के गवाह होने में कारण हो जाता है, लेकिन फिर भी सामान्य केसेज में ऐसा नहीं होता, कुछ विशेष केसेज में होता है और समय अधिक नहीं लगता है और नहीं रहेगा, मैं आश्वस्त करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, बहुत अच्छा सवाल है। दहेज मूलतः सामाजिक समस्या है, समझ लो, सामाजिक समस्या मतलब समझ में आ रही है। हम लोग अभी भी अपने समाज में जैसे कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो हम लोग समाज में उसको कहते हैं देखो ये चोर है, और पूरा समाज उसको हिराकत की नज़रों से देखता है कि ये चोर है। हम लोगों में अब तक इतनी जागरूकता नहीं आ पाई है कि हम लोग दहेज को भी उसी लेवल पे ले जाएं कि अरे देखो ये दहेज लिया, इस आदमी ने दहेज लिया है, ये कितना गंदा आदमी है, ठीक है। हम लोग अभी इसकी सामाजिक, जिसको कहते हैं, समझ लो, सोशल वर्ड जो है, सामाजिक स्वीकार्यता अभी तक बनी हुई है। न्यायिक रूप से दहेज में दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। ये सब लोग, आप लोग सभी बच्चे समझ लें, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी तौर पे अपराध है। अगर ये न्यायालय में साबित हो गया कि X ने या अमुक व्यक्ति ने दहेज लिया है अथवा दहेज दिया है, तो दोनों स्थिति में दोनों को सजा हो सकती है, ठीक है। अब समय है, आवश्यकता है कि आप बच्चे और आप बच्चों के माध्यम से आपके माता पिता सभी जागरूक हों, सभी अपने घर जाएं, सभी अपने घर में अपने भाई का जब विवाह होने लगे, जब हमारी बहन का विवाह होने लगे, तो अपने गार्जियन को समझाएं कि बिना दहेज के ही विवाह हो, दहेज ना लिया जाए। अगर दहेज वाली विवाह होगी तो मैं पीछे हट जाऊंगी, मैं पीछे हट जाऊंगा, तो धीरे धीरे आपके पेरेंट्स के ऊपर भी असर पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार हम लोग दहेज की कुरीति को सामाजिक तौर पे भी खत्म कर पाएंगे। जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, हम लोग लगातार आपके साथ हैं, कानून आपके साथ लगातार है। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि विवाह के मंडप पर जब लड़की को पता चला कि दहेज के लिए कोई व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है, लड़का वाला परेशान कर रहा है, तो वो लड़की शादी के मंडप से उठ करके चली गई और विवाह तोड़ लिया, और लड़के के परिवार वालों को, लड़के वालों को जो दहेज मांग रहे थे उनको जेल दे दिया गया। तो वो उस लड़की की बहादुरी है, वो उस लड़की का जो है वो डिटर्मिनेशन शो करता है। और कानून लगातार आपके लिए प्रहरी है, आप जो ही मुकदमा करते हैं कानून अपना काम करता है। कई दफ़े जैसा हमारे सर ने बताया कि होता ये है कि न्यायालय गवाही के आधार पर चलता है। ये सभी बच्चे आप लोग जान जाएं कि कोर्ट गवाही के आधार पर चलता है। इसको ऐसे समझो, अगर आप आएँ अपने क्लास में और अपने टीचर को कहें कि देखिए मैडम इसने मुझे मारा है, और आप सोचिए आप जो ही आरोप लगाएं किसी पे कि इसने मुझे मारा है और टीचर उसको पनिशमेंट दे दे, तो आपको भी बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि टीचर ने दूसरे बच्चे को नहीं सुना कि क्या उसने मारा है अथवा नहीं मारा है। न्यायालय यही काम करती है, और थोड़ी बहुत देरी इसीलिए होती है कि दोनों पक्ष को सुनना है। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप गलत आरोप किसी पर लगा दें, आपको मुझसे दुश्मनी हो, आप मुझ पर आरोप लगा दें गलत, और मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिले और मुझे सजा हो जाए, तो ये बात तो मेरे साथ भी तो अन्याय हो गया ना। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसीलिए दोनों पक्षों को सुना जाता है, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय कोई फैसला करती है ताकि सही फैसला हो, न्याय हो। और दहेज के मामलों का जो आपका प्रश्न है, पुनः मैं कहता हूँ, ये सामाजिक कुरीति है, जहाँ आप जैसे बच्चे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो आप घर संसार को, अगल बगल के लोगों को जब आप जगाएंगे तो ये कुरीति निश्चित समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में दहेज का जो दानव है वो कम हुआ है और भी कम होगा, मेरा ये पूर्ण विश्वास है। हम लोग सिविल कोर्ट के जजेज हैं। अभी हम लोग 2 रूप में काम कर रहे हैं। एक तो जो मुकदमा न्यायालय में लंबित है
वह सारे मुकदमे का डिस्पोजल हम लोगों का है करना। दूसरा, उसी के अधीन एक जिला विधिक सेवा प्राधिकार बना हुआ है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन पर बना हुआ है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नेक्स्ट टू चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके पैटर्न हैं। उसी तरह ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट में भी है कि चीफ साहब हम लोगों के पैटर्न हैं और नेक्स्ट टू चीफ साहब एजुकेटिव चेयरमैन होते हैं। और उसी तरह हम लोग का हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। उसमें हम लोग का एक यह पाया गया कि वैसे बहुत से लोग हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है कि उनके उन अधिकारों का हनन हो रहा है। तो जब उनको अधिकार हम लोग बतावें कि आपका यह अधिकार है और उनके हनन होने को रोका जाए, इस उद्देश्य से लिए हम लोग पहुँच रहे हैं कि जिन लोगों के अधिकार हैं उन लोग हमारे तक नहीं पहुँच रहे हैं, हम उनके यहाँ तक अपने पैरालीगल वॉलंटियर, पैनल एडवोकेट्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर या अन्य माध्यम से अपने हम आप क्या तक आ रहे हैं कि आपके यह अधिकार थे और आपको यह मिलना चाहिए था और उसको आप इस माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। जैसे आज यह 500 पर था तो 500 के कुछ फिल्में हम लोग दिखाएंगे। वही अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगला जो हम लोग का एक तरह से जिस दिन पेरेंट्स मीटिंग हो स्कूल का, उस दिन लड़कियां और कम से कम उनके पेरेंट्स वह रहें और 2-3 जो बच्चे पूछे भ्रूण हत्या पर 500 केसेज पर, उसकी शॉर्ट वीडियो फिल्म हम लोग दिखावें सबको कि मोटिवेट हो, क्योंकि जितने अपराध हैं सब समाज से जुड़े हुए अपराध हैं और हमको अपने बच्चों के माँ बाप को ही मोटिवेट करना है। इसलिए उन फिल्म के माध्यम से, इस अवेयरनेस के माध्यम से मोटिवेट किया जा रहा है और बच्चों को भी इसलिए मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपने माँ बाप पर प्रेशर दें कि ये चीज़ें आप क्यों कर रहे हैं। आपका यदि बेटा पढ़ने में तेज है तो मैं भी पढ़ने में तेज हूँ, हमको भी वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। हम भी उसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण हैं।